दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कमाल की मूवी जिसकी कहानी आपका दिल दहला देगी। मूवी का नाम है चिट्टा। और अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें शक्ति नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने भाई के साथ बस में बैठकर चेन्नई में काम करने आती है। उसके बाद हमें ईश्वरन नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि चेन्नई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता है और वह अभी अपने साथियों से बस स्टैंड की सफाई करवा रहा था। तभी ईश्वरन की नजर वहाँ पर आई शक्ति पर पड़ती है और उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे एक दूसरे को काफी पहले से जानते हों। तभी ईश्वरन की गाड़ी में अलार्म बजता है और वे भागते हुए जाता है। दरअसल वह अपनी भतीजी को स्कूल से लेने जा रहा था। जैसे ही स्कूल पहुँचता है तब वॉचमैन बोलता है कि उसकी भतीजी तो चली गई, जिससे गुस्सा होकर वह वॉचमैन का गला पकड़ लेता है। तब वॉचमैन बोलता है कि वह तो मजाक कर रहा था, वह पेड़ के पीछे छुपी है। फिर ईश्वरन अपनी भतीजी को दिखाने के लिए फोन में गेम खेलने की एक्टिंग करता है और उसकी भतीजी आकर फोन ले लेती है क्योंकि उसका गेम खेलना काफी पसंद था। अब हम ईश्वरन की भतीजी को देखते हैं जिसका नाम सुंदरी है और वह अपने चाचा की लाडली है और ईश्वरन भी अपनी भतीजी को काफी प्यार करता है। अब हम घर में सुंदरी की माँ को देखते हैं जिसका पति काफी टाइम पहले भगवान के पास चला गया। सुंदरी की माँ ईश्वरन को एक लड़की से रिश्ते की बात करने के लिए कहती है पर ईश्वरन मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर वह अपने दोस्तों के पास जाकर बात करता है। ईश्वरन के दो जिगरी दोस्त थे, एक का नाम था बड़ी वेलू जो कि वहाँ का एसआई होता है और दूसरे का नाम होता है सुरेश जिसका काफी अच्छा होटल का बिजनेस है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईश्वरन शक्ति से स्कूल के टाइम से ही प्यार करता है। इसके अगले दिन ईश्वरन जब अपनी जॉब पर जाता है तब उसको एक कर्मचारी बताता है कि एक नई लड़की काम पर आई है और उसका नाम शक्ति है। ये सुनकर ईश्वरन बड़ी वेलू को फोन करके बुलाता है और शक्ति के घर बात करने जाता है ताकि वह अपने दिल की बात उसे बता सके। पर शक्ति को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो उसके पास काम के बारे में बताकर लौट आता है। अगले सीन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक सर शक्ति को ईश्वरन और रमेश बाबू का सिग्नेचर लेने के लिए कहते हैं। शक्ति जैसे ईश्वरन के पास जाती है तब ईश्वरन शक्ति को सॉरी बोलता है क्योंकि 12th के बोर्ड के रिजल्ट में शक्ति ईश्वरन का वेट कर रही थी। तब वह उससे मिलने नहीं आया और उसके बाद वह कभी नहीं मिले। यहीं पर इनका रिश्ता खत्म हो गया था। शक्ति अब गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। तब ईश्वरन जैसे ही शक्ति को रोकता है तब शक्ति ईश्वरन को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद ईश्वरन को सुंदरी के स्कूल में बुलाते हैं क्योंकि टीचर ने सुंदरी को किसी बच्चे की पेंसिल चुराते हुए पकड़ लिया था। ईश्वरन प्रिंसिपल ऑफिस जाकर बात करता है तब सुंदरी मना करती है कि उसने नहीं चुराया और ईश्वरन अपनी भतीजी को बचा लेता है। सुंदरी अब बाहर आकर अपने चाचा को सच बताती है जो सुनते ईश्वरन अपनी भतीजी के स्कूल से टीसी ले आता है क्योंकि उसको लग रहा था कि अब स्कूल वाले हर चीज में सुंदरी पर ही शक करेंगे। फिर घर आकर सुंदरी की माँ सुंदरी पर काफी गुस्सा करके उसे पीटती है। तब ईश्वरन सुंदरी को बचा लेता है और अब वो सुंदरी को उसके दोस्त की भांजी पुन्नी के स्कूल में भर्ती करने के लिए कहता है। फिर रात को अब सुंदरी ईश्वरन के साथ ही सोती है। अगले दिन ईश्वरन शक्ति को सब सच बता देता है कि जब 12th बोर्ड के रिजल्ट के बाद शक्ति उसका वेट कर रही थी तभी उसके बड़े भाई को हार्ट अटैक आया और वह भगवान के पास चले गए, इसलिए वह शक्ति से मिलने नहीं आ पाया। फिर जब वह बाद में वहाँ आया तो शक्ति वहाँ थी ही नहीं। ये सुनने के बाद शक्ति ईश्वरन को माफ कर देती है और उनके बीच सब सही हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। अब ईश्वरन ने उसकी भतीजी को उसके दोस्त की भांजी के स्कूल में एडमिशन करा दिया था। अगले सीन में पुन्नी और सुंदरी आपस में बात करके हिरन देखने के लिए भैरव मंदिर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वहीं पर हिरन आया करते थे पर उनको रास्ता नहीं पता था। इधर ऐसे ही बड़ी वेलू को उसके सर बताते हैं कि उनके शहर में बच्चों के साथ दुष्कर्म के केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उनको किसी भी हाल में गुनहगार को पकड़ना होगा। यहाँ ईश्वरन अब सुंदरी को पुन्नी के घर से लेने आता है क्योंकि वह दोनों पुन्नी के घर पर ही ट्यूशन पढ़ते थे। इस साइड बड़ी वेलू के जीजा को उसका बाथरूम काफी गंदा लगता है तो वह रास्ते में जाते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारी को देखकर उन्हें उनका बाथरूम साफ करने के लिए बोलता है जो शक्ति और एक आदमी थे। तब शक्ति और बड़ी वेलू के जीजा की बहस हो जाती है क्योंकि शक्ति ने मना कर दिया था। वहाँ बातों बातों में बड़ी वेलू का जीजा शक्ति पर ही हाथ उठाने वाला होता है। तब ईश्वरन ये सब देख लेता है और वह बड़ी वेलू के जीजा को पीछे करते हुए उन पर हाथ उठा देता है जिससे बड़ी वेलू के जीजा नाली में गिर जाते हैं। फिर रात को ईश्वरन बड़ी वेलू को मिलकर सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसके जीजा को थप्पड़ मारा था। पर बड़ी वेलू ये बात सुनकर उस पर काफी हंसता है और उसके दोस्त भी इस पर मजाक बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक था। अगले दिन ईश्वरन सुंदरी को स्कूल छोड़ता है तब पुन्नी सुंदरी से मिलकर बात करती है और ईश्वरन को बोलती है कि आज उनकी योगा क्लास है तो उनकी छुट्टी लेट होगी, इसलिए आप भी थोड़ा लेट ही आना। और इसी दौरान ये दोनों भैरव मंदिर हिरन देखने जाने वाले थे। अब जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तब सुंदरी और पुन्नी स्कूल के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर ईश्वरन स्ट्रीट लाइट ठीक करवा रहा था। तब पुन्नी और सुंदरी चुपके से ऑटो में बैठ जाते हैं लेकिन ये देखकर सुंदरी को सही नहीं लगता और वे ऑटो से उतर जाती है पर पुन्नी तो अकेले ही वहाँ चली जाती है। अगले दिन स्कूल में पुन्नी काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। सुंदरी पुन्नी से माफी मांगती है पर वह कुछ भी नहीं कहती। फिर स्कूल की छुट्टी में अब ईश्वरन सुंदरी को लेने आता है तब सुंदरी ईश्वरन को बोलती है कि पुन्नी उससे नाराज है, उसको मनाओ। जब ईश्वरन पुन्नी से बात करता है तो उसको पुन्नी की तबीयत काफी खराब लगती है तो वह सुंदरी को वॉचमैन के पास छोड़कर पुन्नी को उसके घर छोड़ने जाता है और रास्ते में वो पुन्नी से पूछता है कि क्या हुआ, वह ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तब ईश्वरन के छूते ही पुन्नी डर जाती है। इस सीन में ऐसा लग रहा था कि कोई ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। अब रात को बड़ी वेलू
ईश्वरन को फोन करके कहता है कि पुन्नी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वह बेड पर बेहोश हो गई है। जिसके बाद ईश्वरन फटाफट पुन्नी को देखने जाता है। फिर अगले दिन सुंदरी की माँ ईश्वरन के दोस्त को फोन करके ईश्वरन के बारे में पूछती है। तब सुंदरी की माँ के घर पर पुन्नी के चाचा आकर सुंदरी और उसकी माँ को उनके साथ ले जाते हैं। फिर जैसे ही वह बड़ी बेलू के जीजा के घर पहुँचते हैं, तब सुंदरी की माँ को पता चलता है कि ईश्वरन ने पुन्नी के साथ दुष्कर्म किया है। यह सुनकर सुंदरी की माँ के होश उड़ जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता। तब सुंदरी की माँ को वीडियो दिखाई जाती है जिसमें ईश्वरन पुन्नी को छोड़ने घर आया था और वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि ईश्वरन पुन्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ईश्वरन को बड़ी वेलू के जीजा ने नंगा करके खूब मारा हुआ है। फिर जैसे ही बड़ी वेलू के जीजा सुंदरी से पूछताछ करते हैं तो वह गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और बोलते हैं कि वह ईश्वरन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर आ जाती है और वो ईश्वरन को पुन्नी के साथ दुष्कर्म करने के चक्कर में जेल में डाल देती है। अगले सीन में शक्ति बड़ी वेलू को कहती है कि ईश्वरन को पुलिस ने जेल में बैठा रखा है, उसको प्लीज छुटा दो। तब बड़ी वेलू ईश्वरन को डीजीपी से बात करके जेल से छुटा लेता है ताकि उसकी भांजी का नाम भी ज्यादा खराब ना हो। फिर जैसे ही बड़ी वेलू वहाँ से जा रहा होता है, तब ईश्वरन बड़ी वेलू को रोक कर बोलता है कि तेरे को लगता है मैं पुन्नी के साथ ऐसा कर सकता हूँ? तब बड़ी वेलू पूछता है कि वह पुन्नी को अकेले छोड़ने क्यों आया था, साथ में सुंदरी को भी तो ला सकता था। तब ईश्वरन कहता है पता नहीं। जिसके बाद बड़ी वेलू गुस्से में ईश्वरन को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। अब हम देखते हैं कि ईश्वरन के साथ काफी बुरा होने लगा है। सब लोगों को यही लग रहा था कि ईश्वरन ने पुन्नी के साथ दुष्कर्म किया है। यहाँ तक कि उसकी भाभी भी सुंदरी को उसकी चाचा से दूर रहने के लिए कहती है और ये सीन देखने में काफी इमोशनल लगता है। अगले दिन ईश्वरन पार्क में उदास खड़ा था। तब ईश्वरन बड़ी वेलू को गले से लगा लेता है क्योंकि पुन्नी ने सब कुछ बता दिया था कि ईश्वरन ने कुछ भी नहीं किया। बड़ी वेलू अब ईश्वरन को बताता है कि पुन्नी के साथ गलत काम भैरव मंदिर के पास हुआ है। उस आदमी ने पुन्नी को फोन में गेम खेलने का लालच दिया और झाड़ियों में जबरदस्ती पुन्नी के साथ गलत काम किया। अब ईश्वरन और बड़ी वेलू सुंदरी के पास जाते हैं क्योंकि क्या पता सुंदरी को इस बारे में कुछ पता हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंदरी रास्ते में कहीं खो गई है और वो रोते रोते घर जा रही थी। तब एक आदमी सुंदरी को फोन में गेम खिलाकर बोलता है कि वह उसके चाचा को जानता है, वह उसे उसके पास छोड़ देगा और फिर वो सुंदरी को उसके साथ ले जाता है। ईश्वरन को उसकी भाभी रास्ते में मिलकर बताती है कि सुंदरी गायब हो गई है और शायद उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी सुंदरी को बस में अपने साथ ले जा रहा है। इधर ईश्वरन और बड़ी वेलू ने पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दी थी और पुलिस को उस आदमी का सीसीटीवी वीडियो भी मिल जाता है जिसमें वह सुंदरी को ले जा रहा था, पर सीसीटीवी में उस आदमी का फेस साफ नहीं आता। अगले दिन एक औरत को जंगल के किनारे कुछ दिखता है और वो डर के मारे पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस जब वहाँ आकर जांच करती है तब हमें पता चलता है कि किसी आदमी ने एक छोटी बच्ची को मार कर जला दिया और उसके प्राइवेट पार्ट पर एसिड डाल दिया ताकि कोई सबूत ही ना बचे। अब ये बात ईश्वरन और उसकी भाभी को भी पता चल जाती है कि जंगल में एक बच्ची की लाश मिली है, शायद ये सुंदरी की हो सकती है। तो वह बड़ी वेलू की मदद से उस बच्ची की बॉडी को जाकर देखते हैं, पर वह बच्ची कोई और ही निकलती है क्योंकि उसकी हाइट सुंदरी से थोड़ी लंबी थी। फिर ईश्वरन और बड़ी वेलू अब बस के कंडक्टर से पूछताछ करते हैं क्योंकि वह उसी बस का कंडक्टर था जिस बस से वह आदमी सुंदरी को किडनैप करके ले गया। कंडक्टर बताता है कि वह आदमी सुंदरी को लेकर मथगुदम नाम की जगह पर उतरा है। फिर ईश्वरन सुंदरी के बारे में काफी सारी जगह पूछते हैं पर उनको सुंदरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। बड़ी वेलू के सर बड़ी वेलू को बताते हैं कि जिस लड़की की लाश मिली है वो सुंदरी हो सकती है क्योंकि वह आदमी सुंदरी को किडनैप करके उसी जगह ले गया था। उसने उसका स्केच भी बनवाया है। अगर पुलिस फॉर्मेलिटी पूरी हो गई तो वह लाश को जला देंगे, इसलिए शायद ईश्वरन उसको आखिरी बार भी ना देख पाए। बड़ी वेलू ईश्वरन को उसके सर की सारी बात बताता है पर ईश्वरन बिल्कुल नहीं मानता कि जो लाश मिली है वह सुंदरी की है। ईश्वरन और बड़ी वेलू अब ट्रक ड्राइवर से जाकर बात करते हैं। तब ईश्वरन को साइकिल पर छोटे बच्चे दिखते हैं जिनके पास सुंदरी की वाटर बॉटल थी। जैसे ईश्वरन उन बच्चों से पूछता है कि उन्हें वह बॉटल कहाँ से मिली, तब बच्चे बताता है कि वहीं जहाँ लड़की की लाश मिली थी। अब ईश्वरन ये सुनकर टूट जाता है और रास्ते में गिरकर रोने लगता है क्योंकि वह बच्ची सुंदरी हो सकती है। इधर पुलिस के पास अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के अनुसार जो बच्ची मरी थी उसकी एज 11 साल की थी पर सुंदरी तो 8 साल की है, मतलब वह बच्ची सुंदरी नहीं है। फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि किडनैपर बच्चों को मनपसंद चीजें दिखाकर उन्हें किडनैप करके ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करके उन्हें जान से मार देता है। जिस बच्ची की लाश मिली वह खुद ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने गई थी, मतलब किडनैपर काफी शातिर दिमाग का भी है। ईश्वरन को पुलिस की बातों से पता चलता है कि किडनैपर ने पहली बच्ची को इसलिए मार दिया क्योंकि उसको सुंदरी मिल गई थी, मतलब अगर एक और बच्ची किडनैप हुई तो वह सुंदरी को भी जान से मार सकता है। ईश्वरन अब पुलिस वालों को सुंदरी की सारी फेवरेट चीजें बताता है क्योंकि किडनैपर सुंदरी के लिए वह सारी चीजें जरूर खरीदेगा। उस समय वह किडनैपर को पकड़ सकते हैं। फिर पुलिस आसपास की दुकानों में किडनैपर का स्केच दिखाकर पूछने लग जाती है। तब एक मिठाई वाला बताता है कि शायद उसने स्केच वाले आदमी को रात में देखा था। अगले दिन बड़ी वेलू और ईश्वरन बाइक से चूजे वाले के पास जाते हैं। तभी किडनैपर वहाँ आकर सुंदरी के लिए सामान खरीद कर चला भी जाता है। उसके बाद हम सुंदरी को एक बंद कमरे में देखते हैं। तब वह आदमी आकर सुंदरी को काफी डराता है और बाथरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करता है। अगली रात किडनैपर को सुंदरी की फेवरेट मिठाई दिखती है पर मिठाई वाला बूढ़ा आदमी किडनैपर को देखकर पहचान लेता है और चुपके से पुलिस को फोन करता है पर उसका फोन लगता ही नहीं। तभी वहाँ रास्ते से पुलिस की गाड़ी गुजरती है और मिठाई वाला किडनैपर को पकड़कर चिल्लाता है मगर किडनैपर बच के वहाँ से भाग जाता है और अब किडनैपर को पता चल गया था कि अब उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो सुंदरी का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। अब अगले सीन में किडनैपर ने अपनी दाढ़ी और मूंछें सब साफ कर ली थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि पुलिस उसे ही ढूंढ रही है। फिर किडनैपर अब सुंदरी को भी पैसे देकर पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लाने के लिए कहता है ताकि वह उसको भी जलाकर मार सके, पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि सुंदरी
सुंदरी को रोड पार करना आता ही नहीं था और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। फिर किडनैपर सुंदरी को ऑटो में बैठा कर ले जाता है। तब रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी लगा रखी थी। अब पकड़े जाने के डर से किडनैपर बड़ी चालाकी से साथ में बैठी औरत को बोलता है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसको अर्जेंट जाना होगा, तो तुम इस बच्ची को यहाँ से पार करा कर इसकी माँ तक छोड़ देना। फिर किडनैपर दूसरा ऑटो ले लेता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। अब ऑटो में बैठी औरत को सुंदरी की हालत देखकर शक होता है और वह पुलिस के पास जाकर सब बताती है। तब पुलिस वाला सुंदरी को देखकर पूछता है कि बेटी तुम ठीक हो? तब सुंदरी डर के मारे चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। पुलिस वाला बच्ची को लेकर हॉस्पिटल के लिए भागता है। तब ईश्वरन सुंदरी को देख लेता है और फटाफट भागकर सुंदरी को अपनी गोद में ले लेता है। ये सीन मूवी का सबसे इमोशनल सीन था, पर तब तक वहाँ से किडनैपर बच के भाग गया था। ईश्वरन अब सुंदरी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। फिर वो सुंदरी की हालत देखकर वड़ीवेलु के पास जाकर बोलता है कि वादा कर, अगर तुझे सुंदरी के साथ दुष्कर्म करने वाला आदमी मिलेगा तो पहले तो मुझे बताएगा, क्योंकि ईश्वरन उसकी भतीजी के साथ ऐसा काम करने वाले आदमी को जान से मारना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद सुंदरी काफी ज्यादा ट्रॉमा में चली गई थी। वह हर किसी को देखकर चिल्लाने लगती थी, जिस कारण ईश्वरन पूरा टूट गया था। अगले सीन में ईश्वरन सुंदरी की दवाई लेकर आता है। तब उसे हॉस्पिटल में पुन्नी मिलती है और पुन्नी ईश्वरन को देखकर गले लगा लेती है और पुन्नी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर पुन्नी सुंदरी से जाकर मिलती है, जिससे सुंदरी को काफी अच्छा लगता है। इधर वड़ीवेलु को फाइनली किडनैपर मिल गया था, क्योंकि पुन्नी ने रास्ते में देखते ही उसे पहचान लिया था और ईश्वरन को भी ये सारी बात पता चल गई थी। ईश्वरन अब उस किडनैपर को जान से मारने के लिए कांच को पीसकर एक धारदार चाकू पर चिपकाता है ताकि वह उसकी भतीजी के साथ घिनौना काम करने वाले को जान से मार सके। शक्ति को भी पता था कि ईश्वरन किडनैपर को जान से मारने वाला है, तो वह उसे रोकने के लिए उसके घर जाती है, पर ईश्वरन किसी की भी नहीं सुनता। अब अगले दिन कोर्ट में हियरिंग होती है और ईश्वरन किडनैपर को चुपके से देख लेता है। पुन्नी अब जज को उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है। तभी शक्ति बाहर ईश्वरन को जाकर रोकती है, पर ईश्वरन तो नहीं रुकता। इधर पुन्नी को उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आदमी को दिखाते हैं और पुलिस वाली मैडम अब सुंदरी से हॉस्पिटल में उसके साथ दुष्कर्म करने वाले का फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या यही है, पर सुंदरी कहती है कि नहीं, ये वो आदमी नहीं है। शक्ति अब जल्दी से ईश्वरन के दोस्त सुरेश के घर जाती है और उसकी पत्नी से सुरेश को कॉल करवाती है। तब सुरेश ईश्वरन के साथ था और वह दोनों उसके किडनैपर को मारने आए थे। तब शक्ति सुरेश को कॉल पर बताती है जिसे वह मारने गए हैं वो गलत इंसान है और ये सुंदरी ने बताया है। ईश्वरन अब किडनैपर को जेल ले जाने वाली बस में बैठा था और अब वह किडनैपर को मारने वाला होता है। तभी सुरेश ईश्वरन को बस के बाहर ले जाता है और बताता है कि जिसे तू मारने वाला है वह गलत इंसान है। पुन्नी और सुंदरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों अलग आदमी थे। दरअसल पुन्नी के साथ दुष्कर्म करने वाला ऑटो ड्राइवर था और सुंदरी के साथ किसी और ने किया था। पर ईश्वरन फिर भी बस में चढ़कर पुन्नी के साथ दुष्कर्म करने वाले आदमी को बड़ी बेरहमी से चाकू से मार देता है, क्योंकि पुन्नी को भी वो अपनी बेटी जैसा ही मानता था। फिर वड़ीवेलु अब ईश्वरन की भाभी को बोलता है कि ईश्वरन को बोलो आज रात वह हॉस्पिटल में रहे, बाकी वह संभाल लेगा। पर ईश्वरन अभी भी बोलता है कि वह उसकी भतीजी के साथ गलत काम करने वाले को जान से मारेगा। शक्ति वहाँ ईश्वरन को समझाती है और बताती है कि 12th के रिजल्ट के बाद जब वह नहीं आया था तब उसके मामा वहाँ पर आए थे, जिसने उसे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तब ईश्वरन गुस्से में बोलता है कि उसके मामा किधर हैं, जिस पर शक्ति बोलती है कि वो तो 6 साल पहले ही मर गए और हर चीज मरने से ही खत्म नहीं होती। तूने कभी सोचा कि सुंदरी का तेरे जेल जाने के बाद क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा? मारना ही हर चीज का हल नहीं होता और कभी कभी हमें बदला छोड़ना पड़ता है ताकि हमारी जिंदगी संभल पाए। जिसके बाद ईश्वरन सुंदरी के पास जाता है। तब सुंदरी ईश्वरन को पकड़कर सो जाती है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं और अब सुंदरी सदमे से बाहर आ गई थी और उसी पल हम पुलिस वाले को देखते हैं, जो कि एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आदमी की लाश के पास खड़ा था, जिसको किसी ने बड़ी बेरहमी से तड़पाकर मारा था। मतलब ईश्वरन ने आखिरकार सुंदरी का बदला ले ही लिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना।